Students, today we are going to study chapter number 8 from grammar. Chapter number 8 is about auxiliaries and modals. Okay? This word is not a new. It might be a new thing, but it includes the basic things. Okay? The common verbs which we study, which we read in different subjects, which we speak in our daily activity when we speak with our teachers, friends and so on. So let us see what is auxiliaries and modals. You can see I am writing on the board. First of all, let us see about the auxiliaries. Okay, what is it? Auxiliaries includes the word is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did. So the words which you see on the board, they are called as, these words are called as प्राइमरी ऑक्सिलरी. इन्हें हम कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी. डेली वी यूज दिस वर्ड is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did. Okay, all these words are called as primary auxiliaries. Understood? याद कर लेना all these words, इन्हें प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहते हैं. ठीक है. Then next part is about the modal, जो हमारे चैप्टर का नाम है. ऑक्सिलरीज हमने देख लिया. हम देखेंगे मॉडल वर्ब्स. मॉडल्स includes can, could, shall, should, must, ought to, used to, there and need. Okay, all these words are called as modal auxiliary. Can, could, shall, should, must, ought to, used to, dare and need, etc. और भी words है जो यहाँ पर नहीं आए. All these are called as modal auxiliaries. तो हम अपने लाइफ में यूज करते हैं जैसे कैन, विल, शैल वगैरह. विल, शैल मैंने यहाँ पे नहीं लगाया है. ठीक है. विल भी आता है, वुड भी आता है. ठीक है. जैसे शैल, शुड है वैसे विल, वुड भी आएगा. कैन, कुड, मे भी आएगा, मे, माइट भी आएगा जो यहाँ पर नहीं आया है. ठीक है. So all these words are called as modal auxiliaries and all these words are called as primary auxiliaries. और कुल मिला के दोनों को इन टोटल हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब. ठीक है. सबको मिला के हम ऑक्सिलरीज भी कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं. ज्यादातर आपने हेल्पिंग वर्ब सुना होगा मेरे मुंह से. ठीक है. सो वर्ब दो चीज मिला के बनता है, एक तो मेन वर्ब और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब. ठीक है. मेन वर्ब के पहले हम लिखते हैं ये सब हेल्पिंग वर्ब. जैसे is eating, was jumping. ठीक है. had completed his work. ठीक है. can do, should eat the food. ऐसे. ठीक है. तो पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है आपका मेन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब क्या है? वो ये सब मिला के है. वो भी हेल्पिंग वर्ब डिवाइड हो जाते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी में और दूसरा डिवाइड होता है मॉडल ऑक्सिलरी में. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? Okay, now let us see the use of them. Auxiliaries का और modals का हम use देखेंगे इनका. Okay, we shall see the use of them in detail now. Uses of the main auxiliaries or the primary auxiliaries. Number 1, कुछ वर्ड्स है जैसे अभी हमने देखे थे is, am, are, was, were.
इज एम आर वॉज वर, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है, राइट, अभी हमने पढ़ा था। अब वो किसके अंदर आता है? वो आता है बीई वर्ब के अंदर। किसके अंदर आएगा? बीई वर्ब। इन्हें हम बीई वर्ब भी कहते हैं। ये आप कब देखोगे? ग्रामर में कुछ एक्सरसाइज आती है, आई होगी या नहीं आई होगी, आएगी आगे जाकर के, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, और आप फिर ब्रैकेट में दे दिया होगा बीई, तो बीई क्या होता है? बीई इज दिस। तो इनमें से सुटेबल वर्ड आपको वहां पे लिखना होगा, ठीक है। जैसे मैं लिखूंगा ही डैश ए बॉय, और ब्रैकेट में दिया बीई, तो लिखना है ही इज ए बॉय इन दिस वे, ओके। सो दीज वर्ड इज एम आर वॉज वर, इनको हम कहते हैं बीई वर्ब, अंडरस्टूड। इनका यूज क्या होता है? इज एम आर वॉज वर आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कंटिन्यूअस टेंस ऑफ मेन वर्ब। ये कंटिन्यूअस टेंस में ज्यादातर यूज होते हैं। सिंपल में भी आएगा, जैसे ही इज अ बॉय, ये सिंपल प्रेजेंट वर्ब, और उसके साथ साथ मेनली ये कंटिन्यूअस में यूज होता है। कंटिन्यूअस टेंस मतलब इट इज रेनिंग, इज यूज किया, इट इज और कहा मैंने रेनिंग, समझे, कंटिन्यूअस टेंस। देन आई एम प्लेइंग क्रिकेट विथ माय फ्रेंड्स, एग्जांपल फ्रॉम द बुक, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम का यूज किया और प्लेइंग लिखा, बन गया आपका कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका यूज क्या है? इनका ज्यादातर हम यूज करते हैं इनको इन कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस पता है ना, एक्शन जो कंटिन्यू हो रहा है, या तो फिर एक्शन जो कंटिन्यू हो रहा था। वॉज वर आता है कौन से टेंस में? पास्ट टेंस में, या तो फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। ओके, देन नंबर 2, next is about uses of the word do, does and did. Do, does, did, इनका यूज क्या होता है? They are used in indefinite tense. कौन से टेंस में यूज करते हैं इन्हें? Indefinite tense. Indefinite को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सिंपल टेंस हम कहते हैं, ठीक है। फिर वो सिंपल प्रेजेंट भी होगा और सिंपल पास्ट भी होगा। जैसे इन लोगों को हम बी वर्ब कहते हैं, तो इन तीनों को हम कहते हैं डू वर्ब। कौन से वर्ब? बी वर्ब, इन्हें डू कहते हैं, ठीक है, इनमें रहेगा। तो डू वर्ब के अंदर डू, डज और डिड आता है, ठीक है। और दे आर यूज्ड इन इनडिफिनाइट टेंस, मतलब दे आर यूज्ड इन सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। डू और डज सिंपल प्रेजेंट में आता है, डिड सिंपल पास्ट टेंस में यूज करते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस। मेनली दे आर यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव। ज्यादातर इनका यूज कब करते हैं हम? जब हमें इंट्रोगेटिव बनाना होता है, ठीक है। डू यू लाइक टी और कॉफी, ठीक है। सो डू के मदद से मैंने इंट्रोगेटिव बनाया, क्वेश्चन पूछा, जिसे हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव भी कहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके। देन नेगेटिव सेंटेंस भी हम इनकी मदद से बनाते हैं। नेगेटिव जैसे डू नॉट ईट वेरी हॉट फूड, ज़्यादा गर्म खाना मत खाओ, राइट। डू नॉट ईट, तो डू नॉट, डू के साथ मैंने लगाया नॉट, नेगेटिव सेंटेंस बन गया। सो हेल्पिंग विद द हेल्प ऑफ दिस वी मेक इंट्रोगेटिव एज वेल एज नेगेटिव सेंटेंस ऑल्सो। अंडरस्टूड? समझ में आया आप लोगों को या नहीं आया? डाउट है तो पूछ सकते हो, हाँ। ओके, वी विल डिस्कस फाइनली अगेन, ओके, अगर डाउट रहता है। फर्दर आई डोंट थिंक सो डाउट रहेगा, मैं सब समझाऊंगा आपको। अब डू और डज, डिड दोनों में मैंने डिवाइड कर दिया, और मैं बता रहा हूँ फिर से, डिड इज यूज्ड इन द सिंपल पास्ट टेंस एंड डू डज इज यूज्ड इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो प्रेजेंट में पूछना है तो ये यूज करना है, पास्ट के एक्शन को पूछने के लिए डिड लगाना है। क्लियर? अब डू डज में से भी एक और डिवीजन करके देखें कि डू कहाँ लगाना है और डज कहाँ लगाना है। We use the word does with the third person pronoun, third person singular pronoun. Does किसके साथ यूज होगा? He, she, it. Then singular nouns, वो नाउन जो सिंगुलर होते हैं, जैसे कि अली असगर सिंगुलर नाउन, डिम्पल सिंगुलर नाउन, तो उनके साथ हम डज लगा सकते हैं। डज अली असगर ड्रिंक जूस, ठीक है, बन गया इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, ठीक है। डिम्पल डज नॉट वेयर रिबन टू हर हेयर, ठीक है, ये बन गया आपका
नेगेटिव सेंटेंस। सो डज हम यूज करते हैं विथ थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, वो ये सब है। अब डू का लगाना है, डू लगाएंगे हम फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ, सेकंड पर्सन यू के साथ, ठीक है, और थर्ड पर्सन प्लूरल जैसे कि दे, ठीक है, आई डू, यू डू, दे डू हम कहेंगे। मींस फर्स्ट पर्सन के साथ हम डू लगाते हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और थर्ड पर्सन में जो प्लूरल होता है, थर्ड पर्सन में प्लूरल कौन सा होता है, ये सब तो सिंगुलर है, तो इनमें से जो बचता है वो है दे, तो हम दे के साथ लगाएंगे डू, दे डू और दे डू नॉट करके। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? समझ में आया? ओके, यू कैन गो। Next is about point number 3. Okay, till now we have studied be verb, that is am or was verb. The point number 2 do does did. Now point number 3 we are going to study, that is about, इसे हम कहेंगे have verb, ठीक है, have verb के नाम से हम जानेंगे। हमने do, हमने be verb देखे, then हमने do verb देखे, अब देखेंगे have verb। have verb में आता है has, have and had, तीनों को मिला के नाम दिया गया है have verb, जो आप एक्सरसाइज में फिलर के तौर पे देख सकते हो। अगर have verb दिया है तो जो सुटेबल है तीनों में से हमें ये लिखना होता है। Now where do we use it? It is mainly used in perfect tense। ये ज्यादातर परफेक्ट टेंस में यूज होता है। परफेक्ट में क्या आता है, मेनली वो एक्शन जो कंप्लीट हो चुका, अभी अभी कंप्लीट हो चुका, या तो पास्ट में कंप्लीट हो चुका था, हिंदी में था लगा, ठीक है। सो इट इज मेनली यूज्ड इन परफेक्ट टेंस। तो कौन से परफेक्ट टेंस, ये बन गया आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और ये बन गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही हैज फिनिश्ड हिज जॉब, ओके। सो सिंपल में भी आएगा और इंट्रोगेटिव में भी हम इनका बना सकते हैं, वेरी बेसिक। इसके अलावा एक और पॉइंट है, बुक में दिया है, दे आर यूज्ड विथ इन्फिनिटिव। आई थिंक इन्फिनिटिव वाला टॉपिक पढ़ाया था मैंने आपको, वर्ब्स पढ़ाया था ना, हाँ, वर्ब्स के अंदर आता है वो इन्फिनिटिव वाला टॉपिक। इन्फिनिटिव में बेयर इन्फिनिटिव और फुल इन्फिनिटिव, राइट। तो फुल इन्फिनिटिव में हम क्या करते हैं, हम टू लगाते हैं वर्ब के साथ, ठीक है ना। तो इन्फिनिटिव वाले सेंटेंस में हम यूज करते हैं हैज, हैव, हैड। क्यों यूज करते हैं, टू एम्फसाइज दैट समथिंग इज नेसेसरी। जब नेसेसरी होती है किसी चीज की, नेसेसिटी होती है, तब जाके हम यूज करते हैं और कहते हैं हैव टू, हैज टू, हैड टू, ठीक है। हम टू लगाते हैं हैज और हैव के साथ, लिखेंगे हैज टू, हैव टू, had to, ऐसा करके हम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू बी इन द क्लास बाय 8 AM, मतलब इट इज नेसेसरी उनके लिए कि उनको क्लास में रहना है 8 AM तक, ठीक है। तो हम कहेंगे हैव टू, हैज टू, हैड टू। हम इन्हें बना देते हैं, क्या बनाते हैं, इन्फिनिटिव टाइप, टू लगा देते हैं आगे। समझ में आ रहा है आप लोगों के? ये बन जाता है आपका फुल इन्फिनिटिव। नेक्स्ट पॉइंट जो आज हम पढ़ेंगे वो है पॉइंट नंबर 4। इसमें है यूज ऑफ कैन, कुड, मे, माइट। तो लेट मी टेल यू, पॉइंट नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया है प्राइमरी ऑक्सिलरीज, ठीक है। यहाँ तक प्राइमरी ऑक्सिलरीज हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे, मॉडल ऑक्सिलरीज, करेक्ट, ठीक है। सो आप देखेंगे यूजेस ऑफ कैन, कुड, मे, माइट एक्सेट्रा। सबसे पहले देखेंगे यूज ऑफ कैन। अब कैन का यूज क्या करते हैं, नॉर्मली हम कह देते हैं सर आई कैन हेल्प यू, कह दिया, ठीक है। कैन आई गो आउट सर, कह दिया हमने। तो अब इसका डिटेल देखेंगे, इसका यूज क्या है। टू शो कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ अ नाउन। जब हमें एबिलिटी बतानी है अपनी या किसी और की, तब हम यूज करते हैं कैन। जैसे आप कहोगे सर आई कैन हेल्प यू इन दिस वर्क, तो आप अपनी एबिलिटी बता रहे हो कि मैं इस काम में आपको हेल्प कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क, ओके। तो कैन के द्वारा भी शो द एबिलिटी, रिमेंबर इट, ओके। ये भी क्वेश्चन आ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में, एमसीक्यू में।
तो ऑप्शन में आ जाएगा एबिलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन द सेम वे कुड, अब कुड के बारे में देखेंगे। कुड इज ऑल्सो यूज फॉर द सेम बट इन पास्ट टेंस। कुड भी हमें क्या बताता है? एबिलिटी बताएगा, किसी चीज की एबिलिटी मतलब उसकी क्षमता काम करने की, हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। बट कुड का यूज हम कब करते हैं? इन पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में मतलब जो बीत गया, राइट, तब हम पास्ट कुड यूज करेंगे। कैन नहीं, जैसे आई कुड हेल्प हिम मतलब मैं उसे हेल्प कर पाता था, ठीक है। तो कैन प्रेजेंट में और कुड पास्ट में। नॉट ओनली कुड सिर्फ और सिर्फ पास्ट में ही यूज नहीं होगा, वो हम प्रेजेंट में भी यूज करते हैं, लेकिन कब? वी यूज इट टू शो समथिंग इन अ पोलाइट मैनर, विनम्रता से, रेस्पेक्टफुली। पोलाइट मैनर अगर हम बात करना चाहते हैं तो हम कैन की जगह पर कुड यूज करते हैं। जैसे कैन यू गिव मी दैट बुक, ऐसा कहने से अगर मुझे और उन्हें पोलाइटली पूछना है तो मैं कुड यूज करूंगा, कुड यू गिव मी दैट बुक। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो कुड इज यूज्ड टू शो और टॉक इन अ वेरी पोलाइट मैनर। देन फर्दर कैन एंड कुड, बोथ द थिंग कैन एंड कुड कैन बी यूज्ड टू मेक सजेशन। हम सजेशन बनाने के लिए भी इनका यूज करते हैं, टू गिव अ सजेशन। एंड कुड इज मोर पोलाइट। फाइनली कुड जो है वो ज्यादा पोलाइटनेस दिखाने के लिए हम यूज करते हैं। कैन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर और ज्यादा हमें विनम्रता से पूछना है या बोलना है, वी यूज द वर्ड कुड इन प्लेस ऑफ कैन। फर्दर अबाउट मे एंड माइट, अब इनके बारे में देखेंगे। वी यूज द वर्ड मे। अब मे हम कब यूज करते हैं? टू गिव परमिशन, ओके, परमिशन देने के लिए, या तो फिर आस्क अ परमिशन, परमिशन पूछने के लिए। जैसे आप लोग पूछते हो मे आई ड्रिंक वाटर सर, तो आप परमिशन लेते हो, ठीक है, टू आस्क अ परमिशन। और टीचर कहेंगे फिर रिप्लाई में यस यू मे, तो आपको परमिशन दे दी। एक तो परमिशन पूछना और परमिशन ग्रांट करना, हम मे का यूज करते हैं, राइट। Then further may is also used to show possibility of action, कोई एक्शन होने की संभावना, ठीक है, चांस बताने के लिए we use the word may to show possibility, to show possibility of an action, okay। जैसे मैं कहूँगा it may rain today, आज बारिश हो सकती है, संभावना लग रही है, तो हम कहेंगे it may rain। हम ये नहीं कहेंगे it will rain, हम तब कहेंगे जब गारंटी होगी, लेकिन बारिश की गारंटी नहीं है, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, तो हम कहेंगे इट में रेन, मतलब रेन होने की संभावना है, ठीक है। एंड फर्दर टू गिव ब्लेसिंग्स, जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, सो मे का यूज हम कब करते हैं? टू गिव द ब्लेसिंग्स, किसी को ब्लेसिंग्स देने के लिए हम यूज करते हैं द वर्ड मे। अंडरस्टूड। अब माइट के बारे में यहाँ पर नहीं दिया है, तो लेट मी टेल यू माइट का यूज कब करना है? जब किसी एक्शन होने की पॉसिबिलिटी होती है तो हम मे यूज करते हैं, लेकिन वही एक्शन होने की पॉसिबिलिटी बहुत वीक होती है। वीक पॉसिबिलिटी मतलब कोई एक्शन होने की संभावना बहुत कम है, चांसेस बहुत लेस है, तब जाके हम कहते हैं माइट। फिर मैं कहूँगा इट माइट रेन, मतलब चांसेस बहुत कम है, लेकिन हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक है। या तो मैं कहूँगा ये पर्टिकुलर स्टूडेंट, तो मैं कहूँगा ही माइट कम, मतलब मुझे पता है कि चांसेस बहुत कम है स्कूल आने के। अंडरस्टूड। सो माइट जो है वो मे से भी और नीचे आता है, मतलब बहुत कम संभावना, पॉसिबिलिटी, जिसे हम कहेंगे वीक पॉसिबिलिटी। क्या कहेंगे? वीक पॉसिबिलिटी, वीक पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग, ओके। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा अबाउट ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स और भी हैं, पॉइंट नंबर 5 और 6, जो हम बाद में कंटिन्यू करेंगे, ओके। थैंक यू।